ये सत्ता की लड़ाई है, ये ताकत की लड़ाई है जो अब विपक्ष से ज्यादा आपस में लड़ी जा रही है। ये लड़ाई है मोदी वर्सेस आरएसएस की जो अब धरातल पर उतर आई है। दोनों ही खेमे के लोग एक दूसरे को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं और ये हिदायत ऐसे ही नहीं दी जा रही बल्कि दोनों ही खेमे अपने अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब तक संकेतों में बात जो हो रही थी कि 17 सितंबर को 75 वर्ष के नरेंद्र मोदी साहब होंगे तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यह बात समझाई जा रही थी संकेतों के जरिए, मोहन भागवत के जरिए, लेकिन अब यह खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी राजनीति कीजिए, यह आपका राज्य नहीं है, मैं संभाल लूंगा। यह सारा खेल आरएसएस वर्सेस मोदी का है, यानी आरएसएस के और मोदी के समर्थक आपस में एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। मसला यह भी है कि ये सारे के सारे जितने भी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये कोई पार्षद नहीं है या कोई झंडा लेकर बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नेता नहीं है, बल्कि सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक है जो एक दूसरे को अपनी अपनी हदें याद दिला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही है, एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह, जिसे दबाने और छिपाने की कोशिश इस देश की मीडिया कर रही थी, उसका अगला पन्ना खुल गया जब खुद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार को फ्लॉप करार दे दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फ्लॉप नहीं बताया, सरकार को फ्लॉप ना बताया, लेकिन यह बता दिया कि सरकार को लेकर जो दावा करते हैं ये कि सरकार में सारे अधिकारी काम करते हैं, वक्त पर काम करते हैं, कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, ये सारा जुमला है। ये झूठ परोसा जाता है मीडिया के जरिए और योगी गुट के लोगों के जरिए, जबकि अधिकारी फाइल तक आगे बढ़ाते नहीं है। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन तो हो जाते हैं लेकिन फाइलों के दर्शन नहीं होते। वो खबर एक दिन पहले की, आज की मैं ताजा खबर आपको दिखा रहा हूं। खबर आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हां, अगर ये सारी स्थिति ऐसे वक्त में बनती जब लोकसभा चुनाव वाला सिस्टम ना होता तो यकीन मानकर चलिए खेल अलग हो जाता। ठीक है, चूंकि भैया हालत इनकी पहले से खराब थी तो आरएसएस की कमांड आ गई, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में आरएसएस के बहुत करीबी बताए जाते हैं, और तो और न केवल करीबी बताए जाते हैं, लेकिन मोदी और शाह से उनकी सटीक बैठती नहीं है। मतलब मिल लो आप, अगर मुस्कुराते चेहरों के साथ अगर मुलाकात की कहेंगे तो ऐसे तो कई नेता हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन मिल लेते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आरएसएस खेमे के बताए जाते हैं, नितिन गडकरी के साथ के बताए जाते हैं, जबकि मोदी शाह के खेमे से उनकी बनती नहीं है। इसीलिए जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके मोदी शाह की चाहती किसी अपने को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कमजोर पड़ गए तो नहीं बना पाए। अब हुआ क्या है, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से 3-4 महीनों से यह चीज चल रही है। चल ये रहा है कि हिंदी भाषी वर्सेस मराठी वाला, बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर भारत से जो गए लोग हैं, जो वहां जाकर महाराष्ट्र में लंबे समय से रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी की जा रही है। वो मैंने उसका विरोध भी किया था। और बात महाराष्ट्र का नहीं, ये मैंने आपको तमिलनाडु को भी दिखा चुका हूं, कर्नाटक में भी हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, ये तमाशे किए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच क्या किया गया, आवाज उठने लगी कि भाई ये कैसे संभव होगा, वो थप्पड़ जड़ देते हैं, लेकिन पता लगता है ज्यादातर कौन है, या तो राज ठाकरे की पार्टी के हैं या फिर शिवसेना के, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के भी हैं। ऐसा नहीं है तो एकनाथ शिंदे गुट के भी लोग वहां सड़क पर उतरकर मारपीट, कोई शिवसेना का कर रहा है जो दूसरे वाली शिवसेना है, राज ठाकरे की पार्टी ने इसकी शुरुआत की तो उसके बाद सब बेचैन हो गए। तो तमाम तमाशे चल रहे हैं। अब इन सब के बीच जो झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद, जो ज्यादातर अपने विवादित बयानों के लिए, कोई उनका तथ्यात्मक बयान कभी नहीं होता, फालतू की बातें करने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, तो फिलहाल निशिकांत दुबे ने एक बयान दे डाला। बयान क्या, चुनौती दे डाली। हिंदी भाषा वर्सेस हिंदी भाषी वर्सेस मराठी भाषी वाले जो मसले में निशिकांत दुबे डूब पड़े, कूद पड़े। इस तरीके से उन्हें एहसास हो गया कि अगर ये किया जाएगा तो मेरे गुट के जो आका हैं यानी नरेंद्र मोदी साहब, वो जरूर खुश होंगे, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ देखिए मैं किस तरीके से अपनी ही बीजेपी के अंदर आरएसएस की नीति रीति आगे बढ़ाने वाले नेताओं को भी बख्श नहीं रहा। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दे डाले। अब इस बयान के एवज में जो कहा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, वो सुनिए पहले। देखिए, निशिकांत दुबे जी को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि इस विवाद में वो न पड़े, क्योंकि
कुछ लोग जानबूझकर ये विवाद करना चाहते हैं और उनके बोलने से उनको विवाद के लिए बल मिलता है। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी ऐसा कोई विवाद नहीं है। मुंबई में भी ऐसा कोई विवाद नहीं है। मुंबई में मराठी और गैर मराठी साथ में रहते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से साथ में रह रहे हैं। कभी भी इनमें न कोई दुश्मनी हुई है, न कोई मारामारी होती है। एक आधी घटना जब होती है तो वो भी भाषा की घटना नहीं होती, वो किसी और की घटना होती है। लेकिन चूंकि चुनाव पास में आ रहा है तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार का भेद महाराष्ट्र में तैयार हो और चुनाव में उनको मदद मिले। ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप में आने से वो बचे, ऐसी मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ। तो मुद्दा तो उन्होंने ठाकरे साहब के इर्द गिर्द ही रखा, मतलब ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के। लेकिन खास तौर पर उन्होंने निशिकांत दुबे से कहा इससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है ना, इस बीच में घुसने की कोशिश मत करो, अपना वाला संभालो, झारखंड संभालो। तुम बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना, याद होगा आपको झारखंड में क्या हुआ था। झारखंड में जब हेमंत सोरेन को ईडी अपनी कस्टडी में लेने जा रही थी तो हेमंत सोरेन ने रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद मुख्यमंत्री बनना था किसको, हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन को। वो पता लगे वो बाद में चले गए, ये होता ही है, तोड़ लिए जाते हैं, तो चंपई सोरेन को बनना था। तो चंपई सोरेन 2 दिन तक विधायकों की लिस्ट लेकर घूमते रहे, लेकिन राज्यपाल गायब रहे। इन 2 दिनों का टारगेट दिया गया था बीजेपी के नेताओं को कि कैसे भी जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर झारखंड में सरकार बनाओ या फिर राष्ट्रपति शासन वाली स्थिति खड़ी करो, 2 में से एक, और दोनों में ही फेल हो गए। तब यही थे निशिकांत दुबे, गोड्डा वाले, इतने मेरे संपर्क में, ये मैं ये कर दूंगा, आज तो सरकार बन जाएगी, बस 10 घंटे का वक्त, बहुत सारी बातें या लिखे जा रहे थे, बोले जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, बोले जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ। आखिर में चंपई सोरेन जब फजीयत हुई मोदी सरकार की, खुद राज्यपाल की, वहां की, गायब कैसे हो जाओगे भाई, इतना बड़ा संवैधानिक संकट चल रहा है और आप गायब हो जाओगे 2 दिन के लिए, किसके कहने पर गायब हुए। तो 2 दिन बाद वो लौट कर आते हैं, सरकार बनती है और नॉर्मल चलती है, और देखिए फिर से चुनाव होते हैं झारखंड में, और जीतता कौन है, चंपई सोरेन जीत जाते हैं, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो निशिकांत दुबे की बात का तो कोई मतलब है नहीं। अब देखिए इन्होंने भी साफ साफ लताड़ लगा दी। इससे पहले आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने एक पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं बताया था। वो अमित शाह को ऐसा बता रहे थे कि अमित शाह जैसा कोई नेता है ही नहीं दुनिया में, जबकि अमित शाह की नीति तो अभी मैं बता दूं वो जन नेता कभी नहीं रहे। अमित शाह जन नेता नहीं है, अमित शाह केवल जोड़ तोड़ की राजनीति, उसके अलावा नहीं जाने जाते। वो तो चाणक्य, पता नहीं क्यों कहा जाता, चाणक्य से है पॉजिटिव वर्ड, कोई चाणक्य जैसा ही कोई वर्ड हो जो नेगेटिव हो वो इस्तेमाल करना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ विधायकों को तोड़कर, एक होता है चुनाव जीतकर, एक होता है विधायकों को तोड़कर, तो विधायक सांसदों को तोड़कर ये काम किए जा सके। जहां पार्टियां कमजोर हुई या कमजोर की गई वहीं पर बीजेपी चुनाव जीत पाई, और उसे चाणक्य बताया। चाणक्य नहीं मानता इस समय। खैर, लताड़ लग गई है, आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। यह बता दिया गया है कि थोड़ा हद में रहिए, ये आरएसएस वाला खेल है, खेमा है, अब ये बात सुनी नहीं जाएगी। और ये वो दौर नहीं है जिस दौर में आप बात नहीं सुनते थे। आपके जो अपने आका है ना, वो भी 240 पर अटके हुए हैं। तो निशिकांत दुबे को सबके सामने लताड़ लगा। एक और बयान पहले सुन लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं ना उनका, तब तक नहीं मिलता है। तो ये आनंदीबेन पटेल का बयान तो मैंने एक दिन पहले आपको सुनाया भी था। आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली। अब योगी आदित्यनाथ को पता ही है सब, आरएसएस बैक कर रहा है, यानी कि आरएसएस समर्थन दे रहा है। उधर मोदी शाह वाले में खड़ी हुई हैं आनंदीबेन पटेल, तो उन्होंने संकेत दे दिया कि फ्लॉप हो चुके हैं। साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि आप फ्लॉप हो। देखिए, कांग्रेस में रामलला के दर्शन तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फाइलों के नहीं। यह बयान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का है और यह तमाचा है योगी सरकार के भ्रष्ट तंत्र पर। सोचिए, जब एक राज्यपाल को अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार पर मंच से बोलना पड़े तो आम जनता की बेबसी और सिस्टम की सड़ांध कितनी गहरी होगी। यही है डबल इंजन सरकार का असली प्रशासनिक मॉडल। दरअसल ये इन्होंने ये भी समझ रहे हैं यूपी कांग्रेस वाले कि मसला ये नहीं है, मसला दूसरा है, लेकिन इन्हें राजनीति करनी है। हकीकत ये है ही नहीं। आनंदीबेन पटेल कभी बोलेंगी नहीं। बोला तो इसीलिए क्योंकि संकेत दिया गया था कि फ्लॉप साबित करो, अब बता दो ये सरकार सबसे ज्यादा फ्लॉप है, इसने कोई काम नहीं किया। तो इधर इधर फ्लॉप किया जा रहा है, उधर हिदायत दी जा रही है, लिमिट में बोलिए, लिमिट में रहिए, ये तमाम चीजें, यानी खोलकर आरएसएस वर्सेस मोदी चल रहा है। नमस्कार।